अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जा रहा हूँ श्रीलंका। तो ये ट्रिप की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से श्रीलंका कोलंबो, जो कि कैपिटल है श्रीलंका का। तो 4 घंटे की फ़्लाइट ली मैंने। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ईटीए की अप्रूवल कैसे ली और कितना टाइम उसमें लगा, और उसके अलावा कौन कौन सी जगह मैंने श्रीलंका में एक्सप्लोर की और क्या मतलब एक्सपेंस है और किस तरह मतलब कि मैंने अपना जो है वो ट्रैवल प्लान किया। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से गाइड करूंगा। तो साथ में जो है वो आपको बताऊंगा कि मैं जो कि अलबरशा में रहता हूं। सो अलबरशा से मैंने ट्रेन ली और सीधा गया टर्मिनल 1 पे। अगर मैं टैक्सी पे जाता तो मेरा ऑलमोस्ट 100 या 150 दिरहम लगने थे, और यहाँ से ओनली 7 दिरहम डायरेक्ट टर्मिनल 1 पे मैं जाके पहुंचा। ठीक है, और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे। तो बेटर है कि अगर आप भी मतलब बजाय टैक्सी के दुबई मेट्रो यूज़ करो, वेरी चीपर और बेस्ट ऑप्शन, ना कोई ट्रैफिक। तो इसलिए मोस्टली जब भी मैं फ़्लाइट बुक करता हूँ तो वो मैं टर्मिनल 1 से ही बुक करता हूँ, ताकि वो इजी होती है, मतलब असेस है उसकी। टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 पे जो है वो मेट्रो की असेस है। तो आप किधर से भी जो है मेट्रो पकड़ें और जाके डायरेक्ट टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 में बाय मेट्रो आप जा सकते हैं। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ और अपनी जो है वो चेक इन का काउंटर ढूंढ रहा हूँ। तो इधर तो मुझे नज़र नहीं आया था, फिर मैंने बाय वॉक ढूंढा। फिर तो फाइनली मैं अपने काउंटर पे पहुंचता हूं, तो उधर जाके मैं उनको जो है ना अपना ईटीए का अप्रूवल नहीं दिखाता चेक इन काउंटर पे। तो मैं उनको मतलब यही शो करवाता हूं पहले कि भाई मेरे पास ईटीए का अप्रूवल नहीं है, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास अप्रूवल नहीं है, लिहाजा मैं ऑन अराइवल वीज़ा लूँगा उधर से। तो क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा है और उसके अलावा न्यूज़ में भी देखा है कि पाकिस्तानियों के लिए जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। बाय द वे इन्होंने मुझे फ़िलहाल साफ इनकार कर दिया, भाई कोई ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको ईटीए की अप्रूवल हमें दिखानी पड़ेगी, फिर आपको अलाउ करेंगे। तो खैर मेरे पास थी, मैंने वो बाद में इनको दिखा दी। तो फाइनली मैं जो है वो अपनी इमिग्रेशन इधर से क्लियर करके तो अपना गेट नंबर वगैरह चेक करके तो पहुंच जाता हूँ वेटिंग हॉल में। तो यहाँ तक का जो है वो सिनेरियो तो यही था कि मैंने उनको जानबूझ के अपनी ईटीए की अप्रूवल नहीं दिखाई। मैंने कहा यार, तो मैंने तो देखा है और न्यूज़ में भी मतलब सुना था। तो उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई मतलब न्यूज़ नहीं है ऑफिशियली, ये सब सोशल मीडिया है, मतलब कि आपको ईटीए अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ईटीए की अप्रूवल बहुत इजी है, मतलब आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी करनी आती तो आप किसी जो आपका दोस्त है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है आप उसको बोलो, मतलब बेसिक सी जो है वो इन्फॉर्मेशन उसमें पुट करनी है। और मतलब वो कि पहले तो 24 घंटे में आ जाती थी, लेकिन अभी जो है वो 2 से 3 दिन लगते हैं। भाई मेरी जो अप्रूवल थी वो 1 वीक के बाद आई थी, पता नहीं इतना टाइम उन्होंने क्यों लगाया। तो खैर फिर भी आ गई। मुझे तो लगा था शायद इन्होंने भी रिजेक्ट कर देनी है। तो मैंने जो है वो booking.com से जो है वो अपनी फ़्लाइट बुक की थी। फिट्स एयरलाइन है, ये श्रीलंका की एक प्राइवेट एयरलाइन है और इंतहाई अफोर्डेबल ये जो है मतलब फ़्लाइट है। अगर आप 1 महीना पहले बुक करते हैं ना तो आप बिलीव करें कि यानी कि आपको 50% का मतलब जो है ना उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। अगर 1 से 2 महीना पहले अगर आप प्लान करते हैं, तो अगर ऑन द स्पॉट करते हैं यानी कि 5-6 दिन पहले, तो फिर भी मतलब अफोर्डेबल है। ठीक है, तो ये फिट्स एयरलाइन है, इंतहाई इनकी कमाल की सर्विस है, और आपके साथ मतलब कि हर टाइम मतलब 1-2 दिन बाद, या अगर आपने फ़्लाइट बुक की है ना तो 1-2 दिन बाद वो आपसे राब्ते में रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई आपको फ़्लाइट टाइम चेंज करना है, शेड्यूल चेंज करना है, कोई मतलब लगेज अपग्रेड करना है, तो पूरा वो मतलब आपके साथ जो है ना राब्ते में रहते हैं। तो इंतहाई कमाल की सर्विस है। फिट्स एयरलाइन है, इनकी प्राइवेट एयरलाइन है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा। तो गाइस अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए हैं कोलंबो एयरपोर्ट पर। जब भी आप इंटर होंगे तो एयरपोर्ट पे फर्स्ट में आपको ये बुद्धा का टेंपल नज़र आएगा। तो इमिग्रेशन की जो है वो वीडियो वगैरह मैं नहीं बना सका, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये है जी कुछ इस तरह का व्यू कोलंबो एयरपोर्ट। जो इनकी इमिग्रेशन थी वो इंतहाई स्मूथ थी। अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, जस्ट आपसे यही पूछेंगे कि आपने कितना दिन स्टे करना है। तो मेरे से तो जस्ट उन्होंने यही पूछा था कि आपने कितना दिन स्टे करना है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने इतना दिन स्टे करना है। तो यानी कि कोई इतना टफ नहीं था।
यहाँ पर ये जो आपको काउंटर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको सिम मिल जाएगी। सिम जो है वो आपको अराउंड $10 की मिल जाएगी, जो 1 वीक चलेगी। उसके अंदर 1 वीक का डाटा होता है। तो जैसे ही आप निकलेंगे तो राइट साइड पे ही आपको टैक्सी के काउंटर नज़र आएंगे। तो यहाँ से आपने बिल्कुल भी टैक्सी बुक नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो कोलंबो एयरपोर्ट है उससे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो मेन है वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो आपने आने से पहले अपना प्लान कर लेना है कि आपने किधर जाना है और कौन सी जो है वो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो टैक्सी बेटर है या फिर आपके लिए जो है वो बस बेटर है। तो अगर तो आप मतलब ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो फिर मसला नहीं है, आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। अगर अकेले हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, तो उसके लिए बेटर है कि आप बस को चूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि जो टैक्सी है, मैंने इधर से जो अपना फर्स्ट डे में प्लान किया हुआ था वो मैंने जाना था गाले फोर्ट। गाले एक इनकी हिस्टोरिकल प्लेस है, उसकी डिटेल भी आगे चल के बताऊंगा। और उसके अलावा उधर पूरे इंडियन ओशन और नेचुरल बीचेस वगैरह हैं। एक फेमस बीच जो है उसका नाम है ऊना वटूना। तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको ये साथ ही बस मिल जाएगी राइट साइड पे। तो ये 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपको लेकर जाएगी रेलवे स्टेशन कोलंबो पर। उधर ही इनका बस स्टॉप है, तो आपको उधर से बस भी मिल जाएगी और ट्रेन भी मिल जाएगी। तो टैक्सी इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि टैक्सी और बस का इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि आप हैरान नहीं परेशान हो जाएंगे। कि टैक्सी जो है वो आपको कोलंबो से गाले फोर्ट लेकर जाएगी, तो उसका जो फेयर है वो अराउंड पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको बताऊंगा कि 15,000 रुपये आएगा। और अगर आप बस में जाते हैं तो गाइस ओनली 750 दिरहम जो है वो बस के चार्जेस हैं। तो गाइस ये है कुछ इस तरह की वाइब श्रीलंका की, सेम एज इट इज़ लाइक पाकिस्तान। आपको लाहौर वाली फीलिंग आने वाली है। पाकिस्तान के सेम ही है, चिंची रिक्शे वगैरह, टुक टुक और बसेस थोड़ी सी इनकी ओल्ड है। तो ये भाई साहब ने मुझे फ्रंट सीट दी। इनको लगा कि शायद मैं बहुत बड़ा कोई व्लॉगर हूँ, मैग वगैरह लगा हुआ था और वीडियोस वगैरह बना रहा था, तो इसलिए इसने मुझे फ्रंट सीट दी। तो इसका भी बहुत शुक्रिया। और रोड जो है मतलब वो इस तरह ही है जिस तरह हमारा इस्लामाबाद वाला है, यह हाईवे है। तो इंतहाई कमाल का जो है मतलब इनका हाईवे भी है। तो ये देखें जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड। मुझे तो इस तरह फील हुआ था कि जिस तरह मतलब यार इतना साफ़ सुथरा रोड, ठीक है। तो हमारा भी वैसे हाईवे तो ऐसा ही है, साफ़ सुथरा। तो चेक करें गाइस, अभी मैं कोलंबो पहुंच गया हूं, मतलब एयरपोर्ट से कोलंबो की तरफ जाते हुए। तो अभी ये है जी कोलंबो का टावर सामने नज़र आ रहा है, इसको कोलंबो टावर भी बोलते हैं। तो गाइस सब कुछ जो है वो स्मूथली चल रहा था प्लान के मुताबिक, लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। हुआ ये कि जब मैं बस स्टॉप पे पहुंचा तो बस निकल गई थी, 5 मिनट लेट हो गया। तो फिर ये बंदा मुझे मिला, इसने मुझे बस ढूंढ के दी और उनको बताया कि ये टूरिस्ट है और इससे ज़्यादा किराया भी नहीं लेना। तो इस बंदे का बहुत शुक्रिया यार, इसने मुझे बस ढूंढ के दी, इसने मेरी हेल्प की। और जो मैंने नोट किया था, यानी कि ये दूसरा बंदा था जिसके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यानी कि इधर के लोग जो हैं वो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हैं। आगे चल के मज़ीद कुछ लोगों का भी रिव्यू लेंगे और उनसे मिलेंगे कि इधर के लोग कैसे हैं। तो जब बंदा किसी के साथ चलता है तो पता चल ही जाता है कि यार ये लोग कैसे हैं। तो ओवरऑल यहाँ के लोग जो मैंने सुना था उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये जिस तरह के आप मतलब के देख सकते हैं, ये बुद्धा के टेम्पल आपको जगह जगह के ऊपर नज़र आएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं और बुद्धा की जो है वो इबादत वगैरह करते हैं। तो मुझे कोलंबो से गाले जाते हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे लगे। तो मैं जो था फुली जो है ना मतलब टायर्ड हो गया था कि रात को भी पूरा ट्रैवल किया, फिर सुबह को जो है 4 से 5 घंटे की बस थी, उसकी राइड थी। और फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ गाले में। तो ये जो आपको कैनाल नज़र आ रही है ये बिल्कुल कोई नेचुरल तो नहीं है, ये बिल्कुल ये गंदे पानी वाले कैनाल जो है इन्होंने वो आगे सी के साथ टच की हुई थे। तो ये मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार गंदे पानी का जो है वो उसके साथ जो है सी के साथ टच किया हुआ है। तो गाइस फाइनली जिसके बारे में मैं बता रहा था, आपको बात कर रहा था कि गाले फोर्ट जो कि ब्रिटिश और डच और पुर्तगीज़ लोगों ने मतलब उसको बिल्ड किया था, उधर कुछ तजारत वगैरह होती थी। तो इसके बारे में आपको भी मैं डिटेल से बताता हूँ, साथ में आपको इसका जो है व्यूज़ उसको भी इंजॉय करवाता हूँ। बेसिकली इसकी जो है ना 2 एंट्रेंस है, एक इन होने के लिए और एक एग्जिट के लिए। तो मैं एग्जिट डोर से ही जो है ना मतलब एंट्री कर ली थी मैंने। तो उधर काफ़ी लोग खड़े हुए थे, तो वो जो है ना एज ए टूर गाइड वो सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो वो बोलते थे कि आपको जो है ना टुक टुक के ऊपर जो है ना अंदर पूरा जो है विजिट करवा देते हैं। तो मैंने उनको
अच्छा नहीं समझा, तो मैंने कहा यार मैंने तो एक्सप्लोर करना है, तो इसलिए मैं जो है ना बाय वॉक एक एक चीज़ को जो है ना प्रॉपरली इंजॉय करूँगा और डिटेल से देखूँगा। तो अभी ये मैं किले के अंदर इन हो चुका हूँ। तो इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि सबसे पहले इधर जो है ना पुर्तगीज लोग आए थे, यानी कि गाले फोर्ट को सबसे पहले एक छोटे किले की शक्ल जो दी थी वो पुर्तगीज लोगों ने दी थी। तो पुर्तगीज लोग जो आए थे इधर वो 1505 में आए थे, जिन्होंने सिंघाली बादशाह के साथ लड़ाई की और उसके बाद प्रॉपर 1588 में एक छोटा सा जो है ना एक टाउन बनाया, एक छोटे से जो है ना मतलब किला बनाया, और जिसका इन्होंने नाम रखा टॉम क्रूज या ज़वार्थ फोर्ट रखा। तो उसके बाद जो है वो कुछ डच लोग आए। तो डच लोग जो इधर आए थे तकरीबन वो कोई 1640 में डच लोगों ने उधर का जो मुकामी सिंघाली जो बादशाह था उसके साथ मिलकर जितने भी पुर्तगाली लोग थे उनकी जो है ऐन गैन की, उनके साथ लड़ाई की, उनके साथ वार की। तो उसके बाद जो है प्रॉपरली जो है ना 1600 जो है 49 और 17वीं सदी के अंदर जो है ना इस किले को जो है ना मजीद एक प्रॉपर डिज़ाइन के साथ इसकी स्ट्रीट और एक प्रॉपर जो इस छोटा सा मिनी टाउन था इसको मतलब एक प्रॉपर शेप दी, एक इसको बड़े वसी पैमाने पर इसकी जो है ना तामीर वगैरह की और इसके अंदर चर्च वगैरह बनाए। कुछ मजहबी जो हैं वो मतलब खाली चर्च नहीं है और भी हैं, यानी कि मतलब कि इस्लामिक और उसके अलावा डिफरेंट जो है ना मजहबी जो उन्होंने मतलब उधर तामीरात भी की। तो सबसे ज़्यादा कहने का मकसद है जो जितना भी इसका ग्रे स्ट्रक्चर और प्रॉपर जो शेप दी थी ना वो सबसे ज़्यादा तामीराती काम जो है वो डच लोगों ने इधर किया था। इसके अंदर रहने के लिए होटल वगैरह बनाए गए और उसके अलावा मतलब हॉस्पिटल भी बनाए। इसके अलावा एक कॉलेज भी है उधर और इस्लामी कॉलेज भी है, मदरसा टाइप। तो उसके बाद जो है 1996 में इधर बरतानवी लोग आए। तो बरतानवी लोगों ने मतलब इसमें कोई तामीरात जो हुई थी उसमें कुछ ख़ास जो है चेंजिंग वगैरह कुछ तब्दीली वगैरह जो है नहीं की थी। तो उन्होंने बस कुछ इंतज़ामी और फ़ौजी तब्दीलियाँ और मतलब कोई मैनेजमेंट की कुछ इस तरह की कुछ तब्दीलियाँ की थी। बाकी जो एज इट इज़ जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह आर्किटेक्चर का सिस्टम पूरा जो था वो एज इट इज़ मतलब डच लोगों ने किया हुआ था वही था एज इट इज़। तो इसके बाद आगे मैं स्टेट जा रहा हूँ। तो स्टेट आगे ये काफ़ी टाउन तो छोटा मिनी टाउन था लेकिन काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैंने एक दो स्टेट ही जो मैंने गुजरते गुजरते एक्सप्लोर किए हैं। तो इसके आगे बिल्कुल मैं स्टेट जाऊँगा। तो स्टेट आगे बाहर जाऊँगा तो उधर एक मतलब बाउंड्री वॉल आती है जो मिनी टाउन के चारों साइड पे लगी हुई है, ठीक है। तो उधर लाइट हाउस भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अंदर पूरे प्रॉपरली आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट और कैफ़े मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप एंटरटेन भी कर सकते हैं और गिफ्ट वगैरह, यानी कि एज़ पर कंट्री जिस कंट्री में आप घूमने जाते हैं कोई ना कोई उसका जो है वो स्पेशलिटी होती है। तो गाइस टाउन के बिल्कुल मिडल से घूमते हुए मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ बाउंड्री वॉल पे। तो ये है जी लाइट हाउस। इधर जो पहले लाइट हाउस था वो मतलब एक मेटल का बना हुआ था, तो वो कुछ आग लगने की वजह से हिस्ट्री के मुताबिक वो जल गया था। तो उसके बाद जो है जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने मतलब इसको दोबारा जो है वो मतलब पत्थर के साथ जो है ना दोबारा इसको रीबिल्ड किया। तो ये वो बाउंड्री वॉल है जिसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि टाउन के चारों साइडों पे ये जो बाउंड्री वॉल है एक मजबूत किस्म की जो वॉल है, रैम्पार्ट भी इसको बोला जाता है, तो ये डच लोगों ने बनाई थी। तो ये गाइस है कुछ इस तरह का व्यू। आपको पीछे से जो है इंडियन ओशन, नेचुरल बीच और ये पूरा पीछे जो है वो इंडियन ओशन है। तो आप इंजॉय कर सकते हैं मेरे पीछे इंडियन ओशन का सी व्यू चेक करें, इंतहाई कमाल का है। तो कुछ इतने ख़ास ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं थे क्योंकि मैं आउट सीज़न में गया था, अदरवाइज़ टूरिस्ट उधर बहुत ज़्यादा आते हैं जहाँ तक कि मैंने उधर ऑब्ज़र्व किया। तो ये है बंकर बस्टर जो बम वगैरह से बचने के लिए होते हैं। ये तो आज का कॉन्सेप्ट है, आज भी लोग बचने के लिए इस तरह के बॉक्स बनाए हुए हैं, तो ये पहले भी कॉन्सेप्ट था। तो ये है जी क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर एक टाउन, इस टाउन के अंदर एक डॉक्टर पैदा हुआ था जिसने मतलब इंसानी खिदमत की, तो उसके नाम से जो है ना ये उसकी यादगार में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने ये क्लॉक टावर बनाया था।
तो इसके साथ ही गाइस मैं जो था वो फुली थक गया था। पूरी रात जो है वो ट्रैवल किया, दिन में पूरा बस में भागम भाग, और फिर उसके बाद ये जो है मिनी टाउन का विज़िट किया। तो फाइनली फिर मैं पहुंच गया हूं अपने रूम पर, जो मैंने ऑनलाइन booking.com से बुक किया हुआ था। एक विला था जिसके अंदर मैंने ये रूम बुक किया हुआ था। तो ये इसका आउटसाइड व्यू है, बिल्कुल बीच फ्रंट व्यू था। तो इंतहाई चीपर था, ऑलमोस्ट कोई 20 दिरहम 25 दिरहम पर नाइट थी। तो बहुत ही सस्ता रूम मुझे मिला था। तो उसके बाद जो है मैं आया हूँ, पूरा बैग भी मेरे साथ ही था, थक गया था पूरा जो है ना, एकदम से बस हो गई थी मेरी। तो ये जी कुछ रूम का व्यू था इस तरह का। लो जी जनाब उरी दाखिल हो रहे हैं थक थका के पूरा, कोई एनर्जी नहीं थी बिल्कुल। बैटरी मोबाइल की लो थी, मेरी भी बैटरी लो थी। फिर मैंने कोई 2-3 घंटे रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने जो है वो कुछ थोड़ा अपना प्लान किया कि अभी चलते हैं कुछ ऊना वटोना बीच जो है। इवनिंग में ही अभी टाइम बाकी था 1-2 घंटे तो शाम होने में। तो मैंने प्लान किया चलो ऊना वटोना बीच जो है वो भी आज ही घूमते हैं। तो एनर्जी इतनी आई हुई थी, मैंने कहा चलो। तो रेडी हो के दोबारा से जो है वो मैं अपना चेंज करके, तो उसके बाद मैं उधर से बाइक लेता हूँ। बाइक बिल्कुल सस्ती थी, वो तकरीबन 100 रुपया उसने लिया था। तो उसके साथ ही मैं जो है वो ऊना वटोना बीच का प्लान करता हूँ। तो ऊना वटोना बीच पे पहुंच जाता हूँ। तो गाइस अभी आपको दिखाता हूँ ऊना वटोना बीच। ये जितने भी स्पेशली श्रीलंका में बीचेस है ना, ये नेचुरल बीचेस हैं। कोई मतलब क्रिएटिव बीच नहीं है, कोई कुछ ऐसा सिस्टम नहीं। नेचुरल इंडियन ओशन ये जितने भी हैं, ये इधर का श्रीलंका का एक मशहूर बहुत ज़्यादा फेमस बीच है ऊना वटोना। आउट ऑफ सीजन था तो इसलिए कोई इतना मतलब क्राउडेड नहीं था, और वैसे भी जो स्विमिंग अलाउ नहीं थी क्योंकि वो फुल जो है ना मतलब तूफानी टाइप लहरें चल रही थी। तो इसलिए दिल तो किया था नहाने के लिए। बाय द वे मैं दुबई में रहता हूँ तो इधर भी बहुत बीचेस हैं, तो कभी इधर नहीं नहाने के लिए गया तो मैं उधर क्यों नहाऊंगा। वैसे ही मुझे डर लगता है समंदर से। और इसके साथ मेरा जो है भूख से पूरा हाल था। तो ढूंढ रहा था खाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करूं। तो ये फाइनली एक कैफ़े मिला मुझे। इधर मैंने मेन्यू चेक किया तो कुछ समझ आई कि यार इधर से मैं कुछ खा सकता हूँ। वो ज़्यादा नेशनल फूड था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फाइनली इधर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो इधर अल्कोहल वगैरह ओपनली जो मिलती है, मतलब कोई ममनू नहीं है, ओपनली पी सकते हैं, किधर भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ वापसी अपने रूम की तरफ। तो इस व्लॉग का जो एंड है आज इधर ही करते हैं। तो कल की जो मॉर्निंग है उसका आगाज़ फिर से करेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ।